नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। दंतेवाड़ा में युक्तियुक्तकरण के विरोध में कांग्रेस कमेटी ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया और विरोध प्रदर्शन किए हैं। कांग्रेस कमेटी ने आवरा भाटा दुर्गा मंडप से रैली निकाली और जोरदार नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान डीईओ कार्यालय पहुंचने से पहले ही कलेक्ट्रेट गेट के सामने ही पुलिस ने कांग्रेसियों को रोक दिया और इस बीच पुलिस से हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली, जिसके बाद कांग्रेसियों ने राज्यपाल के नाम जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं पूर्व विधायक देवती कर्मा ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार ने 45,000 शिक्षकों की नई भर्ती का वादा किया था, लेकिन सरकार अब 10,000 से भी ज्यादा स्कूलों को बंद करने जा रही है। सरकार बनी है, पूरा भारत देश आप देख रहे हैं, भारत देश के सभी लोग परेशान हैं। और वहीं हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करेंगे, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है लगातार हर वर्ग के लोग परेशान हुए हैं, चाहे वो हम किसानों की बात करेंगे या हम युवाओं की, बेरोजगारों की बात करेंगे। महिलाएं भी पूरे प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, कहीं ना कहीं लगातार उन लोगों के साथ मतलब बलात्कार हो रहा है, अपराध हो रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और हम कहें अब आए तो शिक्षा की बात, जो शिक्षा का जो व्यवस्था है वो बदहाल चल रहा है। युक्तियुक्तिकरण के नाम से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे प्रदेश में ये जो चला रही है अभियान, इसके मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी, जैसे चूंकि हमारा जो बस्तर में सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा ये अति संवेदनशील क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में जो शिक्षक जो बेचारे अंदरूनी क्षेत्रों में शिक्षा दे रहे थे, कई वर्षों से पढ़ा रहे थे, उन लोगों के साथ बड़ा मतलब ये कहा जाएगा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस बस्तर को शिक्षा के माध्यम से हम आगे प्रदेश में आगे बढ़ा रहे थे, आज उन्हीं स्कूलों को अंदरूनी क्षेत्रों में बंद किया जा रहा है और उन टीचरों को आप इधर से उधर कर रहे हैं, जिसमें हमारी कई महिलाएं बहनें जो हैं, जो शिक्षक हैं, वो कहीं कहना प्रभावित हो रही है। उन लोगों को अंदरूनी क्षेत्रों में भेजा जा रहा है, जो कई विकलांग हैं और कई हमारे ऐसे जो हैं जो बहुत बुजुर्ग हैं, उन लोगों को भी अंदर क्षेत्रों में उन लोगों को नियुक्ति दिया जा रहा है। साथ ही एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि विगत 13 वर्ष से हमारे क्षेत्रों में सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा जिलों में अतिथि शिक्षक के रूप में हमारे टीचर्स जो बच्चे हैं, उन्हीं क्षेत्रों में जो 12th पास करके जो बच्चे अंदर शिक्षा दे रहे थे कई वर्षों से और जो शिक्षा के स्तर को उन्होंने आगे बढ़ाया, उन टीचरों के भी अभी उन लोगों को भी हटाया जा रहा है। ये सुनने में आ रहा है, जो इतने साल से वो पढ़ा रहे थे, क्योंकि अंदरूनी क्षेत्रों में शिक्षक जा नहीं पाते थे, तो उन्हीं क्षेत्रों में जो 12वीं पढ़े हुए बच्चियां थी, जो बच्चे थे, वो वहां शिक्षा दे रहे थे, आज उनको भी हटा दिया जा रहा है। साथ ही आप इसमें तीसरा बताएंगे, जो रसोइया थे, चाहे उसमें जितने लोग हमारे जुड़े थे, सबको कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। और एक चीज कहना चाहूंगी, जो बड़े मुश्किल से हर गांव में, एक पंचायतों में एक स्कूल चल रहा है, आप उस स्कूल को बंद करके, क्या बड़े मुश्किल से तो 10-15 बच्चे वहां पढ़ने आते थे, आप उन स्कूलों को बंद कर रहे हैं और उनको कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या हमारे बच्चों के लिए क्या वहां गाड़ी की व्यवस्था की जा रही है, क्या बसों की व्यवस्था की जा रही है? इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकना बहुत जरूरी है और जनता देख रही है लगातार ये सभी पूरे क्षेत्र में कि ये राजनांदगांव में भ्रष्टाचार की वजह से मासूम की जान चली गई है। दरअसल बागनदी थाना क्षेत्र के ग्राम सड़क चिरचारी में ईंट से तैयार सूचना पटल भरभरा कर गिर गया, जिसके पास में खेल रहा मासूम मलबे में दब गया, जिसके चलते मासूम की मौत हो गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। राजनांदगांव के बागनदी थाना क्षेत्र के ग्राम सड़क चिरचारी में ईंट से तैयार सूचना पटल भरभरा कर गिर गया। इस दौरान पास में खेल रहा मासूम मलबे में दब गया है, जिसके चलते मासूम की मौत हो गई है। जहां घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना पटल का निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है और ये सब निर्माण में बरती गई लापरवाही का नतीजा है, जबकि प्रशासन ने 1,67,000 रुपए की राशि स्वीकृत की थी। बावजूद इसके सोसाइटी की दीवार से ईंट लगाकर सूचना पटल तैयार किया गया। તમે હગાલ લેસનો પાછા આપે का चिल्ला थे दौड़ो दौड़ो कह के तमे दौड़ा ते करल जात रे तो मन कहते डोकरी मार जाई कूदा थे किता नहीं से गए तुम्हारे बेटा गिरिज बाबू मैं क्या करूं तान पोटारे वैसे अब बड़ हुई कर रोज तान में बेहोश हो गए तान मुन्नाती अब नतनी नजर के 4 भाटा लेगी 4 भाटा के अस्पताल बंद रही हाँ वो दिन पूरा बंद रही इतवार के दिन वहाँ ले प्राइवेट खोले रहते छोटे मोटे डॉक्टर ते कर लेगी सोई मुन्नाती है तो वो केस में नहीं कर सकूं भाई नांदगांव ले जाता तुरंत गाड़ी उनके चलाने न तुरंत गाड़ी में नांदगांव ले गए बाबू तो लोग जाके नहीं वहाँ गीस का अस्पताल इतनी जानो कथे तोर बच्चा नहीं है कि तानो कर मामा हुई अरे हुई सब बड़े करीब बाबू
क्या कर भी। इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर डॉक्टर सर्वे नरेंद्र भूरे ने ज्वाइंट कलेक्टर सरस्वती बंजारे की अध्यक्षता में 3 सदस्य की जांच टीम बनाई, जिसमें पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और जिला पंचायत के अधिकारी शामिल हैं। जांच टीम 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपेगी। दरअसल पंचायत की ओर से 15वें वित्त के तहत सोसाइटी में आने वाले किसानों के पेयजल के लिए बोर खनन का काम कराया गया और काम पूरा होने के बाद पंचायत की ओर से सूचना देने के लिए सोसाइटी की दीवार से लगाकर ईंट से एक सूचना पटल तैयार किया गया, लेकिन 5 साल के युवांश खेलते हुए सूचना पटल पर पहुंचा। इस बीच अचानक सूचना पटल गिर गया और मालवे में युवांश दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। निर्माण कार्य सोसाइटी के अंदर हुआ था और वो किसानों को पानी की व्यवस्था के लिए बोर का स्वीकृति पूर्व में हुआ था। ये निर्माण काम पूर्व में स्वीकृत था, इसलिए पूर्व सरपंच सारिका जैन द्वारा निर्माण कार्य किया गया था। और अभी जो वहां पे सूचना पटल जो बनाया गया था वो कहना चाहिए सही ढंग से नहीं बनाया गया था। वो 9 इंच दीवार में बनाया जाता है और वो पार्टीशन दीवार में बनाया गया था। इसी कारण वो भरभरा कर जो सूचना पटल है वो गिर गया। इसमें दबने से बच्चे की मौत भी हुई है और हाँ। उसके बाद बताया प्रशासन ने इसमें जांच टीम भी बैठाई है। हाँ, कलेक्टर साहब के द्वारा 3 सदस्य जांच कमेटी का गठन किया गया है और उनके द्वारा भी अभी उस संबंध में जांच प्रक्रिया जारी है। सूचना बोर्ड काय का लगा था? ये निर्माण कार्य जो बोर खनन हुआ था उस संबंध में सूचना बोर्ड बनाया गया था। जो बाथरूम बना हुआ वो भी पूर्व स्वीकृत है और वो भी पूर्व सरपंच के द्वारा ही निर्माण कराया गया है। बहरहाल घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रशासन ने परिजन न्याय की गुहार लगा रहे, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जांच के बाद प्रशासन दोषियों पर कब तक कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। सोलह जून से सभी जगह स्कूल प्रारंभ हो गए हैं और सभी की पढ़ाई भी शुरू हो गई है। दरअसल बच्चों को अब तक किताब नहीं मिल पाई है और इस बार शासन द्वारा जो किताबें बच्चों के लिए भेजी गई हैं उसमें बारकोड लगा हुआ है। बिना स्कैनिंग के ये किताबें बच्चों को नहीं दी जा सकती हैं और इसी कारण पूरे स्कूल के शिक्षक परेशान हैं। शिक्षकों का कहना है कि किताबों में जो बारकोड लगा हुआ है वो स्कैन नहीं हो पा रहा है और इसी कारण स्कूलों में जो किताबें आई हैं वो आधे ही बच्चों तक पहुंच पाई है। हालांकि ये समस्या जिला शिक्षा अधिकारी को बताई जा चुकी है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के दुर्ग संभाग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में उत्तम भंडारी को मनोनीत किए जाने पर समस्त सराफा समुदाय एवं सहयोगियों ने उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की हैं और साथ ही उत्तम भैया के विनम्र निवेदन पर छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने संग्रह निमंत्रण स्वीकार करते हुए स्वागत समारोह में अपनी गरिमामयी उपस्थिति देकर आयोजन को गौरवान्वित किया है। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन जो पिछले साल नई कार्यकारिणी के रूप में अस्तित्व में आया, नई कार्यकारिणी के रूप में, उसके बाद से जो संगठन के विकास और विस्तार और व्यापारिक सुरक्षा की दृष्टि से जो भी हमने कदम उठाए, काम कर रहे थे, तो हमारे लिए एक विषय था कि प्रत्येक संभाग से एक एक कार्यकारी अध्यक्ष अगर जिम्मेदारी संभालते हैं तो संगठन को और मजबूती और विस्तार और सुंदर और सुचारू रूप से काम करने में मदद मिलेगी। चूंकि संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं था, हमने पिछली आम सभा जो 22 तारीख को जांजगीर चांपा में छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तर की जो आम सभा घोषित हुई, उसमें जो संविधान नए तरीके से जो पारित हुआ, उसमें ऐसी व्यवस्था बनी कि प्रत्येक संभाग छत्तीसगढ़ में जो स्थित है, दुर्ग, रायपुर, बस्तर, बिलासपुर और सरगुजा, हमको प्रत्येक संभाग से एक एक कार्यकारी अध्यक्ष रूप में या जोन प्रभारी रूप में ऐसा नियुक्ति या मनोनयन किया जाए, जिससे कि सारे क्षेत्रों का बराबर विकास और सबका नेतृत्व बराबर मिले। तो इस दृष्टि से दुर्ग हमारा रिक्त था। दुर्ग में उत्तम भैया जी काफी समय से एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, तो हम छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन का सौभाग्य है कि वो कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ आए हैं
और ये शुभ घड़ी में हम बिलासपुर से, रायपुर से सारे पदाधिकारी लोग स्वागत करने आए हैं इनके पास और अपेक्षा करते हैं कि बड़े भाई के रूप में छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन को भरपूर अपना सहयोग और साथ और समय दें। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन जो कि का विस्तार हम लोग निरंतर अभी करते आ रहे हैं। पिछले वर्ष हम लोग चुनाव जीते हैं और हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिले, उसके अंतर्गत दुर्ग संभाग से हमने उत्तम चंद जी भंडारी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया है। उसी तरह प्रदीप घोरपड़े जी जो पहले कार्यवाहक अध्यक्ष थे उन्हें चेयरपर्सन बनाया गया है। और हमारा एक बहुत बड़ा अभियान है कि हर क्षेत्र से हर व्यापारी हमारे एसोसिएशन हमसे जुड़े और संगठन को सहयोग करे। यही अपेक्षा मैं पुनः उत्तम चंद जी भंडारी और प्रदीप घोरपड़े जी को इस पर शुभकामना और शुभ मंगल कामना करता हूं। उनका आशीर्वाद और दिशा निर्देश हमसे एसोसिएशन को मिलता रहे। प्रकाश गोच्छा, महासचिव छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन। मैं प्रदीप घोरपड़े, छत्तीसगढ़ सराफा के चेयरमैन की पोस्ट मुझे मिली है। छत्तीसगढ़ सराफा के विस्तार के लिए हमारे अध्यक्ष कमल जी सोनी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ सराफा को नए आयाम दिए हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ सराफा को बड़ी बड़ी दुकानों तक न सीमित रखते हुए छत्तीसगढ़ सराफा के बड़ी दुकानों से लेकर छोटे कारीगर तक की सोच अपनी बनाई है और उनको एक माला में एक मोती की माला बना के पिरोने का काम उन्होंने किया है, जिसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि छत्तीसगढ़ के सभी सदस्य एसोसिएशन छत्तीसगढ़ सराफा के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और भविष्य में नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। धन्यवाद। मैं उत्तम भंडारी। कमल भैया ने बहुत बड़ी जवाबदारी दी है, पूरी सोची चाहिए थी, उन्नत बढ़िया काम करूँ। कार्यों पर मुख्य रूप से कार्य व्यापारियों को मिलाने का, व्यापार बढ़ेगा। इतनी बड़ी जवाबदारी दी गई है, इसके लिए आप किसका आभार व्यक्त करना चाहिए? छत्तीसगढ़ सराफा जीत और प्रदीप और खंडे भैया, उत्तम भंडारी, छत्तीसगढ़ सराफा सारे कार्य। दिव्या महाविद्यालय में अग्निवीर को लेकर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के बच्चे, एनसीसी के बच्चे और शिक्षक बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं, जिसमें अग्निवीर के बारे में जानकारी भी दी गई है। और यहां भोपाल से पहुंचे एयरफोर्स के अधिकारी ने अग्निवीर के बारे में जानकारी दी। इस सेमिनार में प्रमुख रूप से एयरफोर्स के अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी, कॉलेज के प्रोफेसर सहित बड़ी संख्या में कॉलेज के बच्चों ने हिस्सा लिया है। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। क्यों 15 जनवरी ही क्यों? नहीं पता? 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल ओनेन्द्र एम करियप्पा सर ने जनरल फ्रांसिस ब्रूचर सर, जो लास्ट फील्ड मार्शल थे, कमांडर इन चीफ थे इंडियन आर्मी के, उनसे कमान ली थी। यानी 15 जनवरी 1949 को एक भारतीय ने इंडियन आर्मी की कमान अपने हाथ में ली थी। क्या नाम था उनका? उस टाइम पे वो थे लेफ्टिनेंट जनरल ओनेन्द्र एम करियप्पा सर, जो लास्ट में फील्ड मार्शल बने। फील्ड मार्शल ओनेन्द्र एम करियप्पा सर, उसके बाद पूरे इंडियन आर्मी में फील्ड मार्शल रैंक तक नहीं पहुंचा। ये हाईएस्ट रैंक है इंडियन आर्मी की। तो आपको पता चला 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि एक भारतीय ने, जिनका नाम था उस समय लेफ्टिनेंट जनरल ओनेन्द्र एम करियप्पा सर ने, इंडियन आर्मी की कमान अपने हाथ में ली थी जनरल फ्रांसिस ब्रूचर सर से। ठीक है, उसी तरीका से इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है हर साल 8 अक्टूबर को। इसके पीछे भी एक कहानी है। 8 अक्टूबर 1939 से 1945। वेरी गुड। तो इस दौरान हम क्या थे? हम अंग्रेजों के शासन में थे। ठीक है, तो हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया। हमने बर्मा और जापान पे बॉम्बिंग की। ठीक है, हमने जो इतना अच्छा एग्जीक्यूशन किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियन एयरफोर्स ने, ये किंग जॉर्ज II ने हमारे ऑपरेशंस को देखते हुए, हमारी टीम एफर्ट को देखते हुए हमें रॉयल शब्द की उपाधि से नवाजा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमें जाना जाने लगा रॉयल इंडियन। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि भारतीय वायुसेना का जन्म कब और कहाँ हुआ। ठीक है, तो एनसीसी वाले बच्चों, सबसे पहले मुझे ये बताओ, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? कोई भी बच्चा?
जोर से जवाब दें खड़े होकर। 21 के युद्ध में पाकिस्तानी नेवी ने 4 दिसंबर को सरेंडर किया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट। ठीक है, उसके बाद से हर 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाने लगा। तो आपको तीनों सेना के दिवस के बारे में पता चल गया, उसके पीछे की स्टोरी पता चल गई। ये क्यों मनाया जाता है 4 दिसंबर को ही? 4 दिसंबर 1971 को इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी नेवी के 4 वेसल को, यानी 4 समुद्री लड़ाकू जहाज को मार डुबाया था, जिसमें पीएनएस सैबर भी था। 4 फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस महीने की बचत 535 रुपए। बस 535 हो जाएगा। कहाँ हो भाई? खुशी? बधाई हो डॉक्टर शालू, सिलेक्शन हो गया है तुम्हारा। ये देखो, मैं कहता था ना तुम्हारा हो जाएगा। बेटा, तुमने पापा का सपना पूरा कर दिया। अभी नहीं माँ, अभी लंबी लड़ाई लड़नी है। हॉस्टल में एडमिशन की फीस भरनी है। फीस कितनी? 30,000। 30,000? योजना की 15 किस्त जारी कर दी गई है। सालू बेटा, चिंता मत करना, हम और भेजेंगे। महतारी की गुल्लक कभी खाली नहीं होगी। बाय बाय मेरी डॉक्टर दीदी। सम्मान और सशक्तिकरण का वादा, क्योंकि हम ख्याल रखते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। भैरमगढ़ जनपद पंचायत के सीईओ पीआर साहू के नेतृत्व में कई विकास योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय निर्माण, पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा। अधिकारी स्वयं क्षेत्र में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं और ये सुनिश्चित भी कर रहे हैं कि लाभार्थियों को योजना का सीधा लाभ मिले। प्रशासन ने बाढ़, नक्सली या फिर अन्य आपात स्थितियों के कारण प्रभावित गांवों में 3 महीने का राशन अग्रिम रूप से वितरित किया है। इसका उद्देश्य ये भी है कि किसी भी आपदा या फिर आपूर्ति बाधा के समय लोगों को खाद्यान्न की कमी ना हो। इसमें जिला प्रशासन ने बड़े स्पष्ट निर्देश दिए थे कि प्रभावित क्षेत्रों में 3 माह का राशन पहले से पहुंचाकर वितरण कर दिया जाए और विकासखंड भैरमगढ़ के सभी राशन दुकानों में 3 माह का भंडारण और वितरण भी किया जा चुका है। 4 राशन दुकान ऐसी है जहां पे बारिश में ट्रैक्टर से भी राशन ले जाना संभव नहीं हो पाता। वहां के लिए कलेक्टर साहब ने विशेष प्रयास करके ट्रैक्टर से 6 महीने का राशन पहुंचाने के लिए डीएमएफ से ट्रैक्टर की व्यवस्था भी करवाया था और इन 4 दुकानों में 6 महीने का राशन न केवल डंप हुआ है बल्कि 6 महीने का राशन वितरण भी कर दिया
देखिए, जनपद पंचायत बहरमगढ़ के इंद्रावती के उस पार माड़ से लगे हुए 16 ग्राम पंचायतें आती हैं, जहाँ पे सड़क का, बिजली का, पुल पुलिया की अभाव है, जरूरत है। पहले की स्थिति दूसरी थी कि ग्रामीण काम स्वीकृत हो जाने के बाद भी काम करने के लिए मना करते थे। आज इन पंचायतों से भी कामों की मांग आ रहे हैं, स्थितियां बदली है और धीरे धीरे इन पंचायतों की सड़क, पुल पुलिया और अन्य भवनों के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए कार्य कबीरधाम जिले के बोडला नगर पंचायत प्रांगण में नशा मुक्त दिवस के तहत में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पंचायत सीएमओ प्रकाश जायसवाल ने सभी अधिकारियों, पार्षद और महिलाओं को नशा मुक्त जीवन जीने की शपथ दिलाई है। और साथ ही नगर पंचायत उपाध्यक्ष लव निर्मालकर ने भी नशा मुक्ति अभियान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि उसके परिवार और समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसलिए सभी अधिकारी और जवान नशे से दूर रहें और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। साथ ही उन्होंने शपथ पत्र को पढ़कर सुनाते हुए सभी से नशे से दूर रहने की और समाज में इसके दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाने की बात कही है। इस मौके पर बड़ी संख्या में अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बोलना में आज शपथ दिलाया गया नशा मुक्ति अभियान के तहत, जिसमें आज क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को? मैं लव कुमार निर्मलकर, नगर पंचायत के उपाध्यक्ष। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, युवा साथी मतलब सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि बीड़ी, सिगरेट, दारू ये सब लोग बंद करें और सही मार्ग चले। मैं बस सही संदेश देना चाहता हूँ कि सही मार्ग चले। सत्यांशी वार्ड नंबर 6 के पार्षद नशा मुक्ति अभियान अभी जो शपथ दिलाए नगर पंचायत में, तो मैं जितना भी हमारे नगर के युवा और आसपास के जितना ग्राम के जितना भी युवा भाई है, उखर मन से अनुरोध करा था कि जिन आज नशा पानी में जिन घर परिवार बिगड़ा थे और जितना भी बीड़ी, सिगरेट, दारू जिन भी पिया थे वो सब बंद करे और बंद करके अपन वैचारिक जीवन में बढ़िया अपन परिवार के देख रेख सब करे। और मैं यही आग्रह करता हूँ सब युवा से कि जितना भी नशा पानी होकर से मुक्त हो, अपन परिवार से अच्छा से लगाव करे और मैं हर संभव जिन मुंह से सहयोग हुई ओला सहयोग करूंगा। नशा मुक्ति अभियान के तहत अभी चल रहा है और नशा मुक्ति अभियान दिवस भी है, जिस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं वार्डवासियों को? मैं सोमनाथ ध्रुवे, वार्ड क्रमांक 10 से पार्षद हूँ। आज जो नगर पंचायत बोडला प्रांगण में जो नशा मुक्ति अभियान के तहत जो एक अभियान चलाया जा रहा है पूरे नगर में, ताकि युवाओं को एक संदेश मिले कि जितने भी युवा आज सिगरेट, बीड़ी, शराब सेवन करके वो जहां कहीं भी अन्यत्र एक्सीडेंट में खत्म हो रहे हैं या फिर पूरा परिवार की स्थिति बिगड़ रहे हैं। आज जो बोलते हैं हम लोग भारत देश के नागरिक होने के नाते कि युवा ही देश की रीढ़ है, लेकिन आज युवा ही बर्बाद हो रहे हैं। मैं संदेश देना चाहता हूँ प्रत्येक युवा को और आसपास के युवाओं को कि जो युवा नशा पान करते हैं वो नशा मुक्त से दूर रहें और अच्छी चीज का सेवन करें, ताकि उसका स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर भी बहुत बेहतर से डेवलप हो सके। दुर्ग के शांतिनगर वार्ड 17 और 18 में स्थित एक बड़े तालाब में लाखों मछलियां और जलीय जीव मर गए हैं। इस घटना ने स्थानीय लोगों को आक्रोशित कर दिया, जिन्होंने पार्षद पर तालाब में खरपतवार नाशक दवाई डालने का आरोप लगाया। साथ ही स्थानीय निवासियों ने भी बताया कि पार्षद द्वारा तालाब में डाली गई दवाई के कारण जलीय जीवों की मौत हुई है। वहीं लोगों ने भी आरोप लगाया कि पार्षद की लापरवाही के कारण ये घटना हुई है, जिससे न केवल जलीय जीवों को नुकसान पहुंचा है बल्कि पर्यावरण भी प्रभावित हुआ है। और साथ ही स्थानीय लोगों ने इस घटना की जांच की मांग की है और पार्षद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही लोगों ने यह भी कहा कि पार्षद को अपनी लापरवाही के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। देखिए, मैं कल गई थी देखने के लिए। स्थिति वास्तव में अच्छी नहीं है, पर वहाँ के लोग आए हुए थे। दिलीप साहू जी थे जो पूर्व पार्षद हैं, भरत यादव जी हैं वहाँ के पास में रहने वाले, और वर्तमान में जो पार्षद हैं सुरुचि उमरे जी, उसी वार्ड की निवासी अंजू तिवारी जी, लोग सब लोग आए थे। ये लोग का कहना था कि ये हर साल का है,
ये पहली बार नहीं हुआ। और बात रही जो केमिकल अप्लाई की, केमिकल अप्लाई हुए मेरे ख्याल से महीने से ऊपर हो चुका है। वही केमिकल वार्ड नंबर 48 में प्रयोग किया गया, तालाब पूरा साफ हुआ है और एक भी मछली दिया गया था खरपतवार नष्ट करने के लिए। लोगों के लिए निस्तारी का एकमात्र तालाब था, अब निस्तारी करने के लिए जगह नहीं है। दशगात्र भी है एक परिवार में। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से समस्या का समाधान होगा? बहुत ही गंभीर लापरवाही नगर निगम द्वारा किया गया है। किसके कहने से दवाई डाली गई, क्यों डाली गई, कितनी मात्रा में डाली गई, ये प्रश्न है इसमें। तालाब सफाई के और भी बहुत उपाय हैं। नगर निगम द्वारा पॉन्ड क्लीनर खरीदा गया हमारे कार्यकाल में, जो जलकुंभी और सफाई के लिए उपयोग में आता है। उस पॉन्ड क्लीनर को उपयोग करना था। आप देख रहे हैं दशगात्र के लिए 2 परिवार खड़ा है। ये हजारों लोगों के निस्तारी के उपयोग में आता है। ये तालाब लगभग 10,000 की आबादी, शांति नगर, शक्ति नगर, कादम्बरी नगर, जवाहर नगर, महात्मा गांधी नगर, यहाँ के लोग यहाँ निस्तारी में आते हैं और अनेक उपयोग में आता है। तो ये जो गंभीर कृत्य जिसने भी किया है, ये क्षमा योग्य नहीं है। लाखों मछलियां इसमें मर गई है, चारों तरफ बदबू फैली हुई है, जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है और गंभीर बीमारी होने की भी आशंका है। आप जैसे देख रहे हैं कि हम लोग खुद यहाँ खड़े होने की स्थिति में नहीं, पूरा तालाब काला पड़ गया है। एक सवाल ये उठता है धीरज जी, इसमें इस क्षेत्र में दुर्ग निगम क्षेत्र में ऐसे दर्जनों तालाब है जहाँ मछलियां भी हैं, जलकुंभियां भी हैं, लेकिन क्या हर बार दवा डालकर ही जलकुंभियों को मारा जाना चाहिए? नहीं, हर चीज का एक सिस्टम होता है, तरीका होता है। पहले तो जलकुंभी के लिए हम लोगों ने मशीन खरीदी, पॉन्ड क्लीनर इसीलिए खरीदा रहे करोड़ों रुपए खर्चा करके कि इसके उपयोग में आए। वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्यों नगर निगम ने ऐसा किया, किससे पूछ के किया, कितनी मात्रा में दवाई डाली गई, ये एक जांच का विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। देख लिए एक परिवार खड़ा है, आज इनका कार्यक्रम है दशगात्र का, वो लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये एक जांच का विषय है। धीरज एक बात और है, चूंकि एमआईसी मेंबर भी है यहाँ के पार्षद देव नारायण चंद्राकर और भारतीय जनता पार्टी के हल्का बागमार महापौर हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जांच में कहीं कमी आएगी, लापरवाही बरती जाएगी और जो जिम्मेदार हैं उन्हें सजा भी नहीं मिलेगी, कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। ऐसा भी नहीं लगता कि कोई शोकॉज नोटिस भी सौंपा जाएगा? नहीं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।